वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज में हम ओवरव्यू पढ़ेंगे, इसकी एनाटॉमी थोड़ा पढ़ेंगे और इसके हार्मोन्स और इनकी फंक्शंस पढ़ेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। पैनक्रियाज का मतलब क्या होता है? दो वर्ड्स का बना होता है। पैन का मतलब होता है ऑल और क्रियाज का मतलब होता है फ्लैश। इसका मतलब होता है जो पैनक्रियाज होता है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ना, ये पूरा फ्लश का बना होता है, ठीक है ना। तो ये कंपोजिट ग्लैंड होता है। कंपोजिट ग्लैंड का मतलब क्या होता है? जो ग्लैंड्स होते हैं, GLANDs ग्लैंड्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन और दूसरा जो होते हैं एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइनस होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस जो होते हैं डक्टस में छोड़ते हैं, और एंडोक्राइन जो होते हैं जो सीधे ब्लड में छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो जो हार्मोन, जो ग्लैंड जो होता है, जो दोनों एक्ट करेगा, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, इस तरीके का जो ग्लैंड जो होता है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट ग्लैंड, या इसको बोलते हैं कंपाउंड ग्लैंड भी, ठीक है ना। तो ये जो पैनक्रियाज है ये कंपोजिट या कंपाउंड ग्लैंड है, क्योंकि ये एक्ट करता है एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। ये एक्सोक्राइन कैसे करेगा ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो अगर हम देखेंगे इसकी लेंथ कितनी होती है, 5 से 6 इंचेस इसकी लेंथ होती है एक एडल्ट में, और ये प्रेजेंट होता है करो ऑफ डोडेनियम या सी शेप्ड करो जो होती हैं डोडेनियम का मतलब क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन जो होता है वहाँ पे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का डोडेनियम पार्ट होता है, तो वही उसी करो में जो ये करो सी करो होते हैं उसी में ये प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। ये डोडेनियम किसका पार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। और जो एंडोक्राइन, ये जो पैनक्रियाज जो होते हैं इसमें 99% जो होते हैं एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं जो अरेंज्ड होते हैं क्लस्टर्स में, उनको बोलते हैं एसनीज, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला था ये जो पैनक्रियाज जो है ना ये एक्ट करते हैं एज ए एक्सोक्राइन भी और एज ए एंडोक्राइन भी। ये हमारा सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया पैनक्रियाज ग्लैंड का। तो जब हम अंदर से इसका देखते हैं, इसकी एनाटॉमी देखते हैं, तो इसका अंदर से इस तरीके से दिखता है। ये जो बाहर के सेल्स जो होते हैं ये वाले, ये पोर्शन जो होता है इनको बोलते हैं एसनीज। तो ये जो एसनीज जो होती हैं ये अंदर इनके डक्ट्स होते हैं। ये जो है ना ये पोर्शन ये डक्ट होता है। तो जिसमें डक्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस ग्लैंड को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गए इस तरीके से, और ये जो इस तरीके का जो पोर्शन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एसनीज। और एसनीज बाहर का पोर्शन होता है जो ये एक्ट करता है, एक एक्सोक्राइन पोर्शन होता है इस पैनक्रियाज। अंदर का पोर्शन अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये वाला पोर्शन जो होता है, यही वाला जो पोर्शन जो होता है एक पैनक्रियाज का, ये एक्ट करता है एज ए एंडोक्राइन, क्योंकि इसके साथ भी ब्लड वेसल्स लगी होते हैं जो ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन, वो उस ब्लड में सीधे डायरेक्टली छोड़ देते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन जो बोलते हैं इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और ये एक्ट करता है एंडोक्राइन पोर्शन, ठीक है ना। बाहर का जो होता है ये एक्सोक्राइन पोर्शन एक्ट करता है। जो इसके डक्ट्स होते हैं तो ये अपने सिक्रेशंस यहाँ पे डालते हैं। जो हमें पढ़ना है डाइजेशन में, डाइजेशन जब हम पढ़ते हैं ना तो ये जो एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है ना, ये यहाँ पे ये पोर्शन जो है ना ये एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं, और ये वाला आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है ये हार्मोन्स बनाता है। इस तरीके से ये कंपोजिट ग्लैंड होता है या कंपाउंड ग्लैंड होता है। ये एक्सोक्राइन भी होता है एंडोक्राइन भी होता है, ठीक है ना। तो ये जो बीच में जो प्रेजेंट होता है टिश्यू उसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या पैनक्रियाटिक आइलेट्स भी बोलते हैं। जो पैनक्रियाटिक आइलेट्स जो होते हैं इसको मैंने PI लिख दिया, ठीक है ना, शॉर्ट में, क्योंकि जगह कम होती है। तो इसमें कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं? नंबर 1 सेल जो होते हैं इसमें, उस नंबर 1 सेल जो होते हैं, पहली वाले सेल जो होते हैं इसको बोलते हैं अल्फा सेल, या इसको शॉर्ट में A सेल भी बोलते हैं। लगभग ये इस पैनक्रियाटिक आइलेट्स का 17% कंपोज करता है, ठीक है ना।
तो इस ए सेल का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला एंडोक्राइन पोर्शन होता है, तो यहाँ पे ये आइलेट्स पैनक्रियाटिक आइलेट्स होता है, तो ये वाली सेल जो होते हैं ना ये ए सेल होती हैं। तो ये ए सेल जो है ना ये हार्मोन बनाते हैं, कौन सा हार्मोन बनाते हैं, ग्लूकागॉन, ठीक है ना। तो ये सिक्रेट ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रेट करता है। दूसरी जो सेल इस पैनक्रियाटिक आइलेट्स में प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं बी सेल या उसको बोलते हैं बीटा सेल। लगभग ये इस पैनक्रियाटिक आइलेट्स का 70% कंपोज करता है, ठीक है ना, 70% ये कंपोज करता है इस पैनक्रियाटिक आइलेट्स सेल्स का, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है बी सेल का, जो इंसुलिन जो हम बार बार पढ़ते हैं वो यही बी सेल ही बनाती है, यही से सिक्रेट होता है। तीसरी सेल जो होती हैं वो होती है डेल्टा सेल्स, ठीक है ना। ये वाली सेल जो होती है यहाँ पे इसको बोलते हैं डी सेल या शॉर्ट में इसको बोलते हैं, शॉर्ट में डी सेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा सेल। इसका काम क्या होता है, ये लगभग 7% पैनक्रियाटिक आइलेट्स का कंपोज करता है और ये सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करता है। याद रख लीजिएगा सोमैटोस्टैटिन जो होता है ना इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी बोलता है। यह हाइपोथैलेमस से भी बनता है और ये हमारा इस पैनक्रियाटिक आइलेट्स डी सेल्स जो होते हैं वहाँ पे भी बनता है और कभी कभी जीआई ट्रैक्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होते हैं ना वहाँ पे भी ये बनता है। इसकी जो सिक्रेशन जो होते हैं ना मल्टीपल लोकेशन में हमारी बॉडी में बनता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे कैसे बना, या हाइपोथैलेमस में भी बनता है, तो इसकी मल्टीपल लोकेशन होते हैं इसकी सिक्रेशन की। लास्ट वाला सेल जो होते हैं वो होते हैं एफ सेल। ये लगभग जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन जो होता है पैनक्रियाटिक आइलेट्स का उसमें से जो पोर्शन बचा होता है वो कंपोज करता है एफ सेल्स। इसका क्या काम होता है, ये जो बनाती है कौन सा हार्मोन बनाती है, पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो ये वाला जो सेल होती है यहाँ पे ये एफ सेल होती है। क्योंकि हमें ज़्यादा इन पूरे हार्मोन्स की फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ फंक्शन देखेंगे ग्लूकागॉन और इंसुलिन का, ठीक है ना। ये वाले पोर्शन को मैंने ग्लूकागॉन की फंक्शन बताई और इस वाले फंक्शन जो है इसको मैंने बनाया इंसुलिन का, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे लो ब्लड ग्लूकोज जो होता है ना, मतलब हमारा ब्लड होता है, ब्लड में अगर ग्लूकोज होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लड ग्लूकोज, ठीक है ना। मतलब हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड ग्लूकोज। अगर इसकी नॉर्मल लेवल से नीचे आ जाता है तो उस प्रोसेस उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मीन्स लो और ग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, तो उसी को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जो अल्फा सेल्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट होके ग्लूकागॉन बनाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ग्लूकागॉन जो हार्मोन बनता है वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बनता है। जब हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में बिल्कुल लो नॉर्मल लेवल से कम ग्लूकोज बन जाएगा, अल्फा सेल स्टिमुलेट हो जाएंगे और अल्फा सेल से क्या निकलता है, हमारे ग्लूकागॉन। जब ये निकलेगा तो ये फिर क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये लिवर सेल्स जो होते हैं इनको बोलते हैं हेपेटोसाइट्स भी, क्या बोलते हैं इनको, हेपेटोसाइट्स। ये वहाँ पे जाके ब्लड के थ्रू हमारे लिवर के पास, लिवर में जाता है, उस हेपेटोसाइट्स में क्या करता है, वहाँ पे ग्लाइकोजन हमारा स्टोर होता है, मतलब ग्लूकोज का वो हमारे पास एक रिजर्व रहता है ग्लाइकोजन, ठीक है ना। तो ये जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारे लिवर सेल्स में, हेपेटोसाइट्स में, इसको ब्रेक डाउन करता है, इस ग्लूकोजन को ग्लाइकोजेनोलिसिस, ठीक है ना, ग्लाइकोजेनोलिसिस, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। जब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से जो होता है ग्लूकोज हमारे ब्लड में स्टार्ट होने लगता है, मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। दूसरा क्या काम करेगा, ये जो दूसरा ये करेगा, जो ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज को बनाएगा अमाइनो एसिड से या फैट से अमाइनो एसिड बनाए, या एक इसका काम क्या होता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज से और ग्लूकोज बनाएगा किससे, अमाइनो एसिड या
फैट से बनाएगा, तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है ना, मतलब ग्लूकोज जो बनेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से अदर सोर्स से जो ग्लूकोज बनेगा कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ पे क्या हो गया, ग्लाइकोजेनोलिसिस। यहाँ पे हमारा ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे ना, दोनों प्रोसेस से ये ग्लाइकोगन जो होता है ये ग्लूकोज बनाता है। ठीक है ना, जब ग्लूकोज बन गया, इस तरीके से ग्लूकोज जो होता है हमारे ब्लड में आने लगता है। तो ये क्या हो जाए, हमारे ब्लड में जो लो लेवल ऑफ ग्लूकोज थी वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल तक आने लगती, मतलब इन दोनों प्रोसेस से ग्लूकोज बनता है। ठीक है ना, तो हमारा ग्लूकोज जो ना आहिस्ता आहिस्ता हमारा ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसकी लेवल नॉर्मल लेवल से अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। अगर कंटिन्यू ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये जो ग्लाइकोजेनोलिसिस और ग्लाइकोजेनेसिस अगर कंटिन्यूअसली हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। किसमें बनेगा, हमारे ग्लूकोज में। जब ये कंटिन्यूअसली हो जाएगा तो नॉर्मल लेवल से हमारा ज़्यादा ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मीन ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। जब ये हाइपरग्लाइसीमिया बन हो जाएगा तो ये इससे क्या होता है, इससे हमारा अल्फा सेल्स जो हो ना, ये मतलब जो ग्लाइकोगन जो होता है ये इनहिबिट हो जाता है। याद रख लीजिएगा, हाइपोग्लाइसीमिया से ये मतलब सिक्रीट हुआ था, लेकिन जब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, जब ज़्यादा ग्लूकोज बनता है इन दो प्रोसेस से, उससे हमारा ग्लाइकोगन जो होता है उसकी एक्शन जो होती है इनहिबिट हो जाए। इस तरीके से ग्लूकोज और नहीं बनता है। ठीक है ना, वहीं से स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोगन हाइपरग्लाइसीमिया से स्टॉप हो जाएगा। जब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, हमारे ग्लूकोज लेवल ज़्यादा नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या होता है, उससे एक्टिवेट हो जाएंगे कौन से सेल्स, हमारे 20 मतलब ये जो कौन से मतलब इंसुलिन जो होता है वो किससे बनता है, हमारे 20 सेल्स एक्टिवेट स्टिमुलेट हो जाएंगे, वो इंसुलिन बनाएंगे। ठीक है ना, वो इंसुलिन बनाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया से 20 सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, सिक्रेट इंसुलिन सिक्रेट करेंगे। तो इंसुलिन क्या करेगा, जो ज़्यादा ग्लूकोज यहाँ पे बना था, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ था, उसको क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट्स हमारे डिफरेंट सेल्स मतलब जो होते हैं बॉडी के डिफरेंट सेल्स को ये ग्लूकोज स्टोर करेगा, वहाँ पे ये स्टोर करेगा। ठीक है ना, कन्वर्जन करेगा। तो इस तरीके से मतलब लिवर में भी पहुँचाएगा, दूसरे सेल्स में भी पहुँचाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन जो होगी उसको क्या हम बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है ना, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, मतलब ग्लाइकोजन को स्टोरेज की जो फॉर्मेशन होती है वो स्टोर हो गया, क्योंकि ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा जब हो जाएगा ग्लूकोज तो उसको तो कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना बॉडी को। इस तरीके से लिवर में जाएगा या किसी मसल सेल में जाएगा या फैट सेल में, एडिपोज टिश्यू में जाएगा। तो ये कौन करता है, हमारा इंसुलिन। तो जब ग्लूकोज ब्लड में ये डिफरेंट जगह पे स्टोर हो गए, तो इस तरीके से जो ब्लड का जो हाइपरग्लाइसीमिया जो हुआ था, जो ज़्यादा ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाएगी, वो फिर से नॉर्मल लेवल में आएगा। वो किसकी वजह से आएगा, इस इंसुलिन की वजह से। तो इस इंसुलिन का काम क्या होता है, जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है उसको नॉर्मल लेवल तक लाना। और ग्लाइकोगन का क्या फंक्शन होता है, जो हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है उसको नॉर्मल लेवल तक लाना, मतलब इनका अपोजिट एक्शन होता है। तो इस तरीके से क्या करेगा, एक तो ये कन्वर्जन करेगा, ग्लूकोज को डिफरेंट ग्लाइकोजन बनाएगा। दूसरा क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, मतलब जो ज़्यादा ग्लूकोज जो होता है उसको मतलब ठीक करने के लिए क्या करेगा, एक तो ग्लाइकोजन बनाएगा, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और फैटी सिंथेसिस करेगा। जो प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है ना, जब ये होती है तो उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लगते हैं, उस मतलब इस प्रोसेस में ग्लूकोज लगता है ना। सिंथेसिस ऑफ फैट्स में भी ग्लूकोज लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ग्लूकोज खारिज हुआ है, यहाँ पे भी ग्लूकोज खारिज हुआ। जो ज़्यादा ग्लूकोज हमारे ब्लड में था वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मतलब ग्लूकोजन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस और कंटिन्यू रहेगा, उससे क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। क्योंकि
हमारी ब्लड में एक पूरा ग्लूकोज मालिक्यूल्स खत्म हो जाएंगे, तो उस हाइपोग्लाइसेमिया से फिर से क्या हो जाएगी, ये सेल्स जो होती हैं अल्फा सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे, ये क्या बनाएगा, ग्लूकागॉन। तो इस तरीके से दोनों जो होती है ना, इनका फंक्शन मतलब अपोजिट होता है। जैसे ज़्यादा हो जाएगी हमारे ग्लूकोज लेवल तो उसको इंसुलिन सीधे मतलब नॉर्मल कंडीशनस पे लाएगा। इसीलिए जो होता है जब हाइपोग्लाइसेमिया हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा तो वहाँ उस कंडीशन मतलब वो जो अगर वो कंडीशन ठीक नहीं हुई उसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है ना, डायबिटीज़ मेलिटस। तो वो किसकी वजह से होता है, इंसुलिन की वजह से, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, जो ज़्यादा हाई लेवल हो गया हमारा ग्लूकोज लेवल, ठीक है ना, ब्लड में, तो उसको नॉर्मल लेवल तक नहीं आ पाता है। तो उस इंसुलिन जो होता है हमारे बी सेल से नहीं निकलता है, इसलिए हमेशा कंडीशन क्या होती है, जो उनका ब्लड होता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज लेवल की जो कंडीशन मतलब नॉर्मल लेवल से वो ज़्यादा होता है, क्योंकि बी सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन अच्छे से नहीं बना पाते। इसलिए हमारे जो ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनकी ग्लूकोज में ज़्यादा लेवल होते हैं ग्लूकोज की, और इनके यूरिन में भी ग्लूकोज बाहर निकलता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दो हार्मोन्स के हमने अच्छे से ये फंक्शन बताई। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।